नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात ग्रह और समय का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये एक ज्योति दिखाने वाला शास्त्र है। ये हमें जिंदगी के हर पहलू में रास्ता दिखाता है, अर्थात रास्ता दिखाने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। जो शास्त्र हमें संसार का ज्ञान कराए, जीवन मरण के रहस्य और सुख दुख के संबंध में ज्योति प्रदान करे, वो ज्योतिष शास्त्र है। दोस्तों, आज एक हम ज्योतिष के और महत्वपूर्ण विषय, जो कि केंद्राधिपति दोष, मतलब नाम से ही पता चलता है कि केंद्र के अधिपति, वो भी खास तौर से जो शुभ ग्रह हों, नैसर्गिक शुभ ग्रह, उनके द्वारा एक दोष लगता है। नैसर्गिक शुभ ग्रह जो होते हैं वो हमारे मुख्यतः चार हैं। पहला गुरुदेव बृहस्पति देव, दूसरा शुक्रदेव, तीसरा बुध देव और चौथे चंद्रदेव। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह गुरु को माना जाता है, उसके बाद शुक्रदेव, फिर उसके बाद बुधदेव और सबसे अंत में चंद्रदेव। तो केंद्राधिपति दोष उस ग्रह को सबसे ज्यादा लगता है जो सबसे ज्यादा शुभ है। क्रमशः गुरु को सबसे ज्यादा लगेगा, शुक्रदेव को उनसे कम लगेगा, बुधदेव को और कम लगेगा और चंद्रदेव को और कम लगेगा। अब दोस्तों, हमें यह देखना है कि ये वास्तव में कोई दोष है भी या नहीं, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह और केंद्र में आने के बाद दोष लगा दें, अपने अच्छे फल ना दें, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन शास्त्रों में है इस कि शुभ ग्रहों को द्वारा केंद्राधिपति दोष लगता है। दोस्तों, हम जो है इसको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये दोष किस तरह से होता है और किस तरह से लगता है और किन किन लग्नों में लगता है। तो आइए समझते हैं इसे। अब दोस्तों, जैसे ये आप देख रहे हैं कि पहले घर में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब हो गया मिथुन राशि। मिथुन राशि में आप देख रहे हैं कि बृहस्पति देव की दोनों राशियां केंद्र में आ रही हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, मतलब धनु और मीन दोनों राशि केंद्र में आ रही हैं। तो इस लग्न में गुरुदेव को केंद्राधिपति दोष लगेगा। अब ऐसे ही अगर हम कन्या लग्न लेते हैं, 3 की जगह यहां अगर 6 होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3,
4 और 5। कन्या लग्न में आपने देखा कि दोनों राशियां बृहस्पति देव की फिर से केंद्र में हैं, तो इस लग्न में भी बृहस्पति देव को केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। मुख्यतः यह देखना जरूरी है कि अगर किसी ग्रह को 2 राशियां मिली हुई हैं, जैसे बृहस्पति देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, बुध देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, 3 नंबर और 6 नंबर, शुक्र देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। तो अगर किसी भी ग्रह को 2 राशियां मिली हुई हैं तो उसकी एक राशि सप्तम में आनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी राशि सप्तम में नहीं है तो केंद्राधिपति दोष नहीं है। सप्तम में होने से ही केंद्राधिपति, अगर उसकी एक राशि सप्तम में होना जरूरी है, दूसरी चाहे वो चतुर्थ में हो या दशम में हो, लेकिन उसकी एक राशि सप्तम में होना जरूरी है। जैसे आपने मिथुन लग्न में देखा था कि 9 नंबर बृहस्पति देव की राशि सप्तम में आ रही थी। कन्या लग्न में आपने देखा कि गुरुदेव की दूसरी राशि 12 नंबर सप्तम में आ रही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मेष लगन को ले लेते हैं। मेष लगन का मतलब 1 नंबर पहले घर में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसमें आप ये देखिए कि शुक्रदेव की 2 राशियां होती हैं, वृष और तुला। इसमें एक राशि तुला सप्तम में आ गई, तो केंद्र के स्वामी भी हो गए शुक्रदेव और राशि उनकी सप्तम में है। इसलिए मेष लग्न में शुक्रदेव को केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। ऐसे ही अगर वृश्चिक लगन लें, वृश्चिक का मतलब 8 नंबर केंद्र में होगा, मतलब पहले घर में 8 नंबर होगा, तब ये वृश्चिक लगन की पत्रिका बनेगी। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आप देख रहे हैं कि शुक्रदेव की एक राशि वृष राशि 2 नंबर ये सप्तम स्थान पे है और दूसरी राशि 12वें घर में चली गई। लेकिन सप्तम स्थान में इनकी राशि आने से वृश्चिक लगन में भी शुक्रदेव को केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। इसी तरह से अगर बुध देव का देखें तो धनु और मीन लगन में, अब जैसे धनु लगन है, धनु का मतलब हो गया 9 नंबर, धनु का मतलब 9 नंबर हो गया। 9 नंबर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आप इसमें देखिए कि बुध देव की 2 राशियां मिथुन और कन्या दोनों केंद्र में है, लेकिन उनकी एक राशि सप्तम में है। तो इसी तरह से सप्तम में अगर एक राशि है और दूसरी चाहे केंद्र में है चाहे बाहर है,
तो केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। इसी तरह से चंद्रमा को भी दोष लगता है। तो शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि केंद्राधिपत्य दोष किस प्रकार से लगता है। अगर किसी भी ग्रह की एक राशि शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह होना चाहिए, जो कि सिर्फ 4 ही हैं, गुरुदेव, शुक्रदेव, बुधदेव और चंद्रदेव। इन चारों ग्रहों की अगर एक राशि सप्तम में है और दूसरी राशि दूसरे घर में है तो केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। तो दोस्तों, आपने इसे समझा कि ये किस तरह से दोष लगता है। लघु पारेषणी के अनुसार कोई भी शुभ ग्रह अगर वो केंद्र का स्वामी है, केंद्र का मतलब वही 1, 4, 7, 10, इनका अगर स्वामी है तो वो अपनी शुभता को खो देता है। और कोई क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी है तो वो अपनी अशुभता खो देता है। दोस्तों, जहां तक मेरा अपना खुद का तजुर्बा है, मैंने ये दोष लगते हुए नहीं देखा। मैंने देखा है कि केंद्र में अगर बृहस्पति देव हैं तो वो अच्छा फल भी देते हैं, जबकि वो केंद्र के स्वामी भी होते हैं। शुक्रदेव अगर केंद्र में अच्छी जगह पर बैठे हैं तो वो भी अच्छा फल देते हैं, बुधदेव भी देते हैं, चंद्रदेव भी देते हैं। तो प्रैक्टिकली मैंने इसका अनुभव नहीं किया, जहां तक मेरा अपना खुद का अनुभव है। हां, अगर ग्रह सप्तम में है, सप्तम क्योंकि वैसे भी मारक घर है, सप्तम में अगर बृहस्पति देव हैं तो उनके फल अच्छे नहीं होते। सप्तम भाव में तो मैंने जरूर देखा है कि एक ग्रह अपना अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि उसे मारक घर भी कहा गया है। बाकी दूसरे घरों में अगर लग्न में गुरुदेव हैं या चतुर्थ में हैं या दसम में हैं तो मैंने देखा है कि वो उनके अच्छे फल भी हुए हैं। तो इसलिए कुंडली में हमें इस चीज को देखने के लिए और कई बातों का भी ध्यान रखना होता है, तभी हम इसका सही फलादेश कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। नमस्कार।